कि भाई हमारी बात तो सुनिए, हमने आपको सत्ता में बिठाया है, हमें महंगाई पे जवाब चाहिए, बेरोजगारी पे जवाब चाहिए, किसानों के साथ क्या हो रहा है हम उस पे जवाब चाहिए। प्रतिमा जी, इस बहुत सुंदर प्रश्न के लिए आपको साधुवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप मुझसे जरूर पूरा सुने। देखिए, आपने कहा कि जनता का हमने मत सुना नहीं, हमने उनकी परेशानियों को सुना नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता जिनसे उम्मीद करती है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उम्मीदें की कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन हर सरकार को काम करने के लिए कुछ ना कुछ समय चाहिए होता है। और दूसरी बात, इस बार हम पूरे मैंडेट में नहीं थे, हमें एक पार्टी का अलायंस करना पड़ा, उसका समर्थन लेना पड़ा, और कुछ हमारे पास में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उनका भी समर्थन लेना पड़ा। तो कुछ चीजें विषमता में भी थी, लेकिन जनता को हमसे उम्मीद थी। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने जनता की परेशानियों को सुना नहीं, हमने काम किया। कांग्रेस से डबल जो है आंकड़े के हिसाब से हमने नौकरियां दी। कांग्रेस ने 75,000 सरकारी नौकरियां दी थी, हमने 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी। हमने उनसे डबल काम किया। हमने उनकी बार बार पेपर लीक होने से अग्निवीर योजना से बार-बार पेपर लीक होने से अग्निवीर योजना से इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। पहले उस बड़ी खबर को लोगों तक हम पहुंचा दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, रिजल्ट ब्रेकिंग। मतगणना के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 294 एनडीए। तो अब सरकार कैसे बनानी है? जो अलायंस एनडीए का है, हालांकि मेजॉरिटी 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। 294 इंडिया अलायंस के पास, माफ कीजिएगा, एनडीए के पास फिलहाल नजर आ रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में ये बैठक चल रही है और काउंटिंग के बीच ये क्या आगे की रणनीति बनानी है, कैसे सरकार अब बनाई जाएगी, इसको लेकर तमाम तरीके की विचार विमर्श फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक जारी है और चुनावी नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टेंशन तो जरूर बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, यूपी की जो दिल में बात है वो कुछ और, बीजेपी की उम्मीदों से बिल्कुल इतर। मतगणना के बीच ये अहम बैठक, और इस अहम बैठक में आगे की रणनीति बनाने पर विचार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ राजनाथ सिंह। तो आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जो अपने पार्टनर्स हैं, अपने अलायंस में तमाम दल जो शामिल हैं, उनको अपने साथ इंटैक्ट रखना है, वो सबसे बड़ा सवाल। और इस वक्त बीजेपी उन तमाम चीजों को कैसे निभा पाती है, कैसे पूरा कर पाती है, अपने लोगों को कैसे इंटैक्ट अपने साथ रख पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एनडीए एज अ अलायंस तो भले ही बहुमत के आंकड़े को पार करके आगे चला गया हो, लेकिन बीजेपी के पास अपने दम पर मैंडेट नहीं है। 272 का जो आंकड़ा है उसको नहीं छू पाई है। पिछली बार 303 तक पहुंच गए थे अपने खुद के दम पर, लेकिन शुरुआती रुझानों में जो चीज निकलकर सामने आई थी वो लगातार ये बता रही कि कितनी कड़ी टक्कर थी। और अभी साफ तौर पे ये बताया जा रहा है, शुरुआत जो रुझान हमारे पास हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 240-245 पर ही फिलहाल बीजेपी आगे नजर आ रही है। भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर हो, लेकिन अलायंस के तौर पर अब किस तरीके से अपने सहयोगियों को समझा के साथ में संभाल के रखना है, उसको लेकर विचार विमर्श जरूर होगा। और कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी जानकारी आपको दी। जल्दी से नेहा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे दूसरे पैनलिस्ट के पास चर्चा करेंगे। देखिए प्रतिमा जी, मैं यही बात कह रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हरियाणा प्रांत की जनता का मन, विचार या उनकी परेशानियां हमने नहीं सुनी। हमने उनकी परेशानियां सुनी, उसको क्योंकि सबसे पहली समस्या थी हरियाणा प्रदेश की जनता की भ्रष्टाचार से लड़ाई। हरियाणा भ्रष्टाचार की चंगुल में इतना फंसा हुआ था। फिर से रोकूंगी, एक और बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा हमें। ये बड़ी खबर इस वक्त रिजल्ट ब्रेकिंग अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सोनीपत में अभी भी कांटे की टक्कर जारी है, देखने को मिल रही है। लगातार सोनीपत में क्या फैसला लोग करेंगे, क्या फैसला किया है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जवाब कैसे मिल पाएगा, ये कहीं ना कहीं अब समझ में नहीं आ पा रहा है। कौन आगे निकल जाएगा? कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी
9,984 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं। जो लीड है वो सतपाल ब्रह्मचारी को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली पीछे, कांटे की टक्कर है। मोहनलाल बड़ौली साहब आगे चले जाते हैं तो वापस से सतपाल ब्रह्मचारी पीछे कर देते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी आगे चले जाते तो मोहनलाल बड़ौली कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ तो मैं ही आगे जाऊंगा, मुझे आगे जाने दीजिए। तो ये जो काउंटिंग हो रही है साफ तौर पे ये इशारा कर रही है कि देखिए कितना कड़ा मुकाबला है और सोनीपत में कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो लीड है वो 9,984 की है। कि बेहद क्लोज मार्जिन आप देखिए, ये वही चुनाव है लोकसभा का जिसमें पिछली बार जब चुनाव हुआ तो जीत जो थी, जो मार्जिन वो था वो लाखों का था। अब आप देखिए महज 9,000, 10,000, 20,000, 30,000, 5-6 सीटों पर तो इतना ही नजर आ रहा है। बाकी मेन सीट्स को छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया, ये साफ तौर पे आज जब रिजल्ट आ रहे हैं तो बता रहे हैं। और वोटर्स ने किस के नाम पर मोहर लगाई है कि अपने मुद्दे थे। सबसे कम जो मार्जिन लास्ट टाइम अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो सोनीपत सीट का ही था। और सबसे कम मार्जिन अगर अरविंद शर्मा जिस मार्जिन से हारे 7,503 से अरविंद शर्मा जीते थे 2019 में। अभी आप देखिए कि किस तरीके से रमेश चंद्र कौशिक सोनीपत से 1,64,864 वोटों से जीते थे चुनाव 2019 में। लेकिन अभी ये जो फासला है ये बेहद कम है, लाखों में छोड़िए हजारों में, 10,000 से भी कम का जो 2024 का ये मार्जिन नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। और सबसे कम मार्जिन की जो जीत थी वो रोहतक की थी बीजेपी के लिए और उसके बाद थी सोनीपत। और सबसे दूसरे नंबर पे सबसे कम में भी 1,64,000 के आंकड़े से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन सोनीपत में आप देखिए कांटे की टक्कर में 10,000 से भी कम का मार्जिन है जिसमें फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो वाकई में क्या कुछ होगा बिल्कुल भी कहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। 4:05 का समय हो चुका है। मनीष खटाना जी, इस बार तो वोटर्स ने भी सबको हैरान कर दिया। 12-1 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है लेकिन अभी तक भी हम समझ नहीं पा रहे कि हरियाणा के वोटर्स ने क्या फैसला दिया है। वाकई में फाइनल रिजल्ट क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। देखिए प्रतिमा जी, हरियाणा का जो वोटर है, हरियाणा का बेरोजगार युवा, उसने जो वोट डाली है, हरियाणा का किसान जो पिछले 10 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण, इनके काले कृषि कानूनों के कारण ये उनका मतदान है। हमारी देश की उन महिलाओं का जिन्होंने तिरंगे को विश्व में फहराने का काम किया, जो सबसे सम्मानजनक। फिर से रोकूंगी, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी दर्शकों तक हम पहुंचा दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें बीजेपी अब भी बहुमत से दूर है। भले ही एनडीए 294 आपको टैली में नजर आ रहा है, आउट ऑफ 543 294 एनडीए के पक्ष में रुझान जा रहे हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी 245 सीट पर ही आगे है। 245 सीट्स पर ही बीजेपी आगे है। बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो जादुई आंकड़ा 272 का है, उसको बीजेपी अपने दम पर छू नहीं पाई है। 245 पर फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रही है। 294 हालांकि एनडीए को जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। बीजेपी के पास अभी तक 245 ही हैं, 245 ही हैं। 272 का आंकड़ा क्या अपने दम पर पार कर पाएंगे? आपकी पार 400 पार कहने वाले क्या अपने दम पर सिंगल पार्टी 272 सीट्स जो हैं वो जीत पाएगी या फिर नहीं? ये एक वाकई बड़ा सवाल। 294 हालांकि ज्यादा दिक्कत है नहीं और एनडीए के जो साथी हैं, एनडीए के साथ ही हैं क्या वाकई? क्योंकि अभी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू करने की कोशिश भी होगी और
इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं बहुत से सवाल तमाम लोगों के मन में है, जहन में। देखिए, अब एनडीए और इंडिया दोनों के आपको अलायंस की हम पार्टी का हाल बता रहे हैं, किस तरीके से किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 243 सीट्स पर रुझानों में ये लोग आगे चल रहे हैं। टीडीपी की बात करें तो 16, जेडीयू 15, शिवसेना 6, एनसीपी 2, जेडीएस 2, आरएलडी 2, जेएसपी 2, साथ ही साथ एलजेपी 5। इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस यहां पर 94, भले ही बीजेपी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही दूर नजर आ रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डेफिनेटली बीजेपी उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो 94 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और ये तमाम जो दल हैं, सपा, टीएमसी, डीएमके, सीपीएम, आरजेडी, ये तमाम हम आपको सीटें दिखा रहे हैं किस तरीके से इंडिया अलायंस के जो दल हैं, इन अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उनको कितनी सीटों में फिलहाल वो रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये वो आंकड़ा आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 294 एनडीए, 232 इंडिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, हालांकि अभी भी बहुमत से दूर। और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर जरूर उभरेगी, जिसको ये कहा जा रहा था कि 50 तक सिमट जाएगी। क्या 94 से आगे बढ़ पाएगी? क्या 3 डिजिट्स में जो कांग्रेस पार्टी है वो इस चुनाव में आ पाएगी? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हालांकि अब से कुछ देर बाद में मिल जाएगा। और कैसे हो पाएगा, क्या होगा, वो तमाम तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। निशांत आनंद जी, क्या लोग ये कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी, आप लोग हरियाणा में जिस तरीके से साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपका जो अलायंस में थी वो परेशानी का सबब तो नहीं बन रही है आप लोगों के लिए? हरियाणा में साथ हैं, पंजाब में अलग हैं। देखिए, अलायंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी जहां तक हरियाणा की। तो एडमेंसी थी क्या कि नहीं, पंजाब में तो हम किसी को कोई सीट नहीं देना चाहते, हम तो पंजाब के किंग हैं, पंजाब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है हरियाणा में कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब कोई समीकरण बनाती है तो वो किसी समाधान के लिए बनाती है। तो इस समय जो ये समीकरण बना है, पंजाब का हो या कहीं का हो, तो वो जो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो ये तानाशाही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये समीकरण बनाया गया है। जहां तक बात रही हरियाणा की, इंडिया अलायंस ने मजबूती से बंद मुट्ठी की तरह चुनाव लड़ा है। कुरुक्षेत्र की बात करी जाए, सारे विधायक जो कांग्रेस के रहे, सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में मिलजुल के काम किया है, मिलजुल के सारी प्रोग्राम करे हैं और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और मुझे लगता है कि समय के साथ हमारी जो 5 सीटें कांग्रेस की दिखा रही है और एक कुरुक्षेत्र की, ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मुझे लगता है इसमें हमें जीत मिलेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। चलिए, आपके लिए इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी फिलहाल होते दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन जो 294 का आंकड़ा था वो फिलहाल 291 हो गया है और 235 इंडिया अलायंस और 17 पर अन्य पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहा है। बीजेपी से हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल इस वक्त जुड़ चुके हैं। विधु जी, हरियाणा में क्यों 5-5 का मुकाबला देखने को मिल रहा है? आप 10 की 10 जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन 5-5 इतना कड़ा मुकाबला क्यों हो गया? देखिए, इसका विश्लेषण तो जब नतीजे पूरे आ जाएंगे तब कर पाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन लगते हैं पार्टियों को विश्लेषण करने में, फीडबैक्स लेने में और सही कारणों को तक पता करने में। रुझानों पर तो नहीं खैर कारण बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है 2-3 सीट्स में बहुत क्लोज फाइट में है। मसलन सोनीपत की जो सीट है, जो मेरे पास आंकड़ा है, वो 3100 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी अभी पीछे है। और जो जिन राउंड्स की अभी कम काउंटिंग हुई है, यानी कि राई जहां से खुद विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली जी और सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मोहनलाल बड़ोली जी जो है वो राई से विधायक है और राई के अंदर ही काउंटिंग कम हुई है। सोनीपत के अंदर काउंटिंग अभी कम हुई है, कम राउंड्स की काउंटिंग हुई है। और इसके अलावा जींद के अंदर काउंटिंग कम हुई है। बड़ौदा में, खरखोदा में और जुलाना में ये लगभग सभी राउंड होने वाले हैं खत्म। आखिरी 1-2 राउंड 1-2 राउंड तो आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? हमें उम्मीद ज्यादा। देखिए, ये तो अभी जो है सामने आ जाएगा हमारे अगले 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक चीजें काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब जो राउंड्स की काउंटिंग होनी है ज्यादा, वो सोनीपत की, राई की और जींद की होनी है।
जहां पर हम अपेक्षाकृत जो है बेहतर ज्यादा स्थिति में है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंबाला के अंदर भी जो है अभी फाइट अच्छी रहेगी, क्योंकि अंबाला के अंदर, पंचकुला के अंदर, यमुनानगर के अंदर और जो जगाधरी शहर है उसकी अभी जो है काफी राउंड्स की वोटिंग जो है पड़ी हुई है। जगाधरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आखिरी में आता है जगाधरी शहर जो है जी। तो उस नाते से हम जानते हैं कि आखिरी राउंड्स में हम वहां पर भी बेहतर करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारा 10 हमने ये कहा था कि 10 लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना। आप देखिए इतना बड़ा मार्जिन, लाखों का मार्जिन हजारों में सिमट कर रह जाए और इतनी बड़ी मुश्किल में आपका चुनाव फंस जाए, तो यानी कि कारण तो बहुत ही सीरियस हैं। या फिर आपने जानबूझकर 10 का नारा दे दिया कि ठीक है लोग सोचते रहें जो सोचना है, लेकिन कम से कम फायदा होगा इस 10 के नारे को देने से। देखिए, पहली बात तो ये कि इसका कारण अभी ढूंढने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक समीक्षा होनी है। लेकिन एक बड़ी बात जो है, जो अब तक का इतिहास बताता है, वो ये बताता है कि हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जितना आज आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कर पा रहे, देख रहे हैं। आज तक तीसरी बार चुनाव लड़ते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तीसरी बार चुनाव लड़ने गए थे, कहां गए थे? एक सीट पर आ गए थे और हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। उनसे बेहतर इंडियन नेशनल लोकदल कर चुका था। जब इसी प्रकार से कांग्रेस को पहले एक बार अवसर मिला था, उसमें भी रहे। लगातार बेहतर प्रदर्शन करना यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। चाहे केंद्रीय स्तर पर बात हो, जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता में रहते हुए तीसरी बार कोई चुनाव लड़ रहा है और 2% अपना वोट एंटायर अक्रॉस द कंट्री बढ़ा रहा है। हमें 37% के करीब वोट मिले थे 2019 में, और आज जब मैं और आप बात करें तो 39% से अधिक वोट जो है पैन इंडिया में, हमें अक्रॉस इंडिया हमें इतना वोट मिल पा रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को लोगों तक हम पहुंचा दें। तो ये आंकड़ा 291 एनडीए के पक्ष में फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है। 235 इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो 235 सीटों पर आगे चल रहे हैं, 17 पर अन्य। तो 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। एनडीए के पक्ष में फिलहाल 291 है, तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही हैं। सरकार बनाने को लेकर कोई ज्यादा खास खतरा नजर आ नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रहे हैं। 244 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे, 97 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं और मुकाबला वाकई बेहद दिलचस्प दोनों ही कैंडिडेट्स में देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जो बीजेपी के लिए गढ़ कहा जाता है, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीजें बदल दी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर भी आंकलन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो चिंताजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती हुई नजर आ रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे है। जिन योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता रहा कि गुंडा राज खत्म कर दिया, यूपी में एनडीए 38 सीटों पर आगे है, तो इंडिया अलायंस 40 सीटों पर इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि रास्ते इतने आसान नहीं हैं, परेशानी है, और उस परेशानी की वजह आखिर क्या है, उन तमाम चीजों का आंकलन करना बेहद जरूरी है। विधु रावल जी क्या समझे कि बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था क्या इंडिया अलायंस को? देखिए, जहां तक अंडर एस्टिमेशन की बात है, मुझे लगता है कि इसका विश्लेषण होना चाहिए कि दोनों पार्टियां किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई थी। किस प्रकार की कृत्रिम बातें जो है इंडिया अलायंस कर रहा था, इंडिया अलायंस किस प्रकार की अब तक बातें कर रहा है। अभी 10 मिनट पहले मुझे पता चला कि एक डेलीगेशन जो है चुनाव आयोग में इंडिया अलायंस का मिलने जा रहा है, ये कहने के लिए कि भाई वोटिंग की गिनती स्लो क्यों हो रही है।
हर विषय पर इन्होंने किस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने फोन कर दिया 150 डीएम्स को, चुनाव आयोग ने कहा सबूत दो, कल 5 बजे तक का टाइम दिया था, मियाद दी थी जयराम रमेश पर। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई करते हैं जयराम रमेश पर इस प्रकार की स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हर प्रकार से ईवीएम को बदनाम करना, देश के बाहर विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को अपमानित करना। और अभी जो कुछ अपुष्ट खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ के जो एलाइज हैं, एनडीए के जो घटक हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे, आपने वोट तो मोदी के नाम से ले लिया लेकिन अब हमारे साथ जुड़ जाइए। जनादेश का भी अपमान करने पर तुले हुए हैं। और जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो किस प्रकार की बातें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि देश के अंदर मोदी जी वोटिंग खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट सबका सस्पेंड कर देंगे, संविधान को सस्पेंड कर देंगे। ये कह रहे थे आरक्षण खत्म कर देंगे। अभी मैं सुन रहा था, ये रोकूंगी, एक बार रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर अब दर्शकों तक पहुंचा दें हम। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त। तो नायब सिंह सैनी हालांकि जीत को लेकर पहले ही आश्वस्त थे। तो लोचन सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बहुत से आरोप पहले ही लगा दिए थे और कहीं ना कहीं उन आरोपों के बीच में एक चीजें पहले ही साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं और जानते हैं कि हार रहे हैं। 41,483 वोटों से आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी और एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह काफी पीछे चल रहे हैं और इस मार्जिन को अब पार कर पाना उनके लिए नामुमकिन है। हालांकि नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, धन्यवाद भी किया प्रदेश की जनता का, प्रदेश के लोगों का, और साफ तौर पे ये कह दिया कि ये जो फैसला लोगों ने दिया है उसका ये सम्मान करते हैं। और बड़ी जीत ना सिर्फ करनाल विधानसभा के उपचुनाव में बल्कि करनाल लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से जीत दर्ज की जाएगी और उसको लेकर प्रदेश के लोगों को साफ तौर पे धन्यवाद करते हुए नजर भी आए, सुनाई दिए प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी। हालांकि मुकाबला अभी भी कड़ा है, 5-5 आपके टैली पर नजर आ रहा है। और इस बीच क्या फैसला लिया जाता है, प्रदेश के लोग क्या फैसला लेते हैं और वाकई में जो सीटें फंसी हुई हैं क्लोज फाइट में, उसको लेकर क्या देखने को मिलता है, कौन आगे जाता है और कौन फाइनल बाजी मार जाता है, ये तमाम जानकारियां आपको अब देंगी मेरी सहयोगी ज्योति। तो देखिए लगातार वहां कवरेज जारी है। इससे पहले आप हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता को सुन रहे थे। सुबह 6 बजे से लगातार हरियाणा न्यूज आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहा है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 कमल खिलाने की बातें हरियाणा में बीजेपी कर रही थी, 400 पार का नारा दिया गया था। देखिए दोनों ही कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। आप देश की बात करते हैं या फिर हरियाणा की बात करते हैं। इंडिया ने जो एग्जिट पोल्स में दिखाया गया या ओपिनियन पोल में, अलग अलग जो पोलिंग एजेंसी है जो आंकड़े दिए गए, उससे बेहतर प्रदर्शन अब तक किया है। रुझान के मुताबिक हम बात करें, बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। अब तक के जो रुझान है उसमें बीजेपी बहुमत के करीब नहीं पहुंची है। तो लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल से अगर हरियाणा की एक सीट पर हम बात करें तो चर्चा भी हम करने वाले हैं। एक खास पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी से विधु रावल हमारे साथ के। विधु जी, देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि जो देश भर में आपने बात की, आपकी पार्टी ने बात की, पीएम ने नारा दिया 400 पार का, हरियाणा में आप लोगों ने बात की 11 कमल खिलाने की, दोनों ही दावों में कामयाब नजर नहीं आ रहे आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अथक प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है और मेहनत इसलिए की है क्योंकि हमारे नेता ने हमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया था, 400 पार का नारा दिया था और हमने जनता के बीच में जाकर उसको यथार्थ करने के लिए दिन रात एक किया। जनता ने भी हमारी बात को सुना। हमें 400 सीटें तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हमें बहुमत के आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी को। आइए एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं विधु जी, क्योंकि पल पल की अपडेट लगातार आ रही है और क्या बदलाव हुआ है ये हम देखने वाले हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा लगातार जीत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। हारे थे पिछली बार, बहुत कम अंतर से हारे थे।
कांग्रेस ने उस हार को लेकर सवाल भी उठाए थे और अब भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती आई है। बड़े मार्जिन के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी के अरविंद शर्मा शुरुआत से ही पीछे चल रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कोसली जो पिछली बार निर्णायक साबित हुई थी, जहां से बीजेपी को एक बड़ी बढ़त हासिल हुई थी, वहां भी इस बार दीपेंद्र हुड्डा ही आगे हैं। 2,94,268 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। रोहतक एक ऐसी सीट की जिसमें अंतर बहुत बड़ा है। सिरसा में भी कुमारी सैलजा एक बड़े अंतर के साथ आगे चल रहे हैं। करनाल की बात करें, मनोहर लाल लगातार लीड बनाए हुए हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर भी एक अच्छे अंतर के साथ आगे चल रहे हैं। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, खुशी मना रहे हैं। तो हरियाणा न्यूज पर ये लगातार देखिए हम कवरेज दिखा रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार हरियाणा न्यूज पर मतगणना की जानकारी ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों के बीच अपने परिवार के साथ। तो दीपेंद्र हुड्डा को देख रहे हैं, उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा आपकी टीवी स्क्रीन पर तिलक लगाया जा रहा है और वाकई जीत का तिलक है। एक बड़े अंतर से दीपेंद्र लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, उनकी पत्नी, साथ में उनकी मां आशा हुड्डा को भी आप देख रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी, इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज के सामने बैठकर वोट काउंटिंग और रुझानों से जुड़ी तस्वीर लगातार देख रहे थे। ये देखिए विक्ट्री का ये निशान, जीत का दावा करते दीपेंद्र हुड्डा शुरुआत से ही नजर आ रहे थे। और देखिए इनके समर्थकों, इनके चाहने वालों, इनके अपनों का प्यार और जीत के जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतक से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो देखिए 2004 के बाई इलेक्शन में दीपेंद्र जीते, 2019 में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। 2014 में जो कांग्रेस कहती है कि मोदी लहर के बावजूद भी जीते, 2019 में बहुत कम मार्जिन के साथ हारे। उसके बाद पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा और राज्यसभा सदस्य रहते हुए चूंकि इनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, लोकसभा लड़ने के लिए इन्हें मैदान में उतारा गया और एक अच्छे अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। खुशी देखते ही बन रही दीपेंद्र हुड्डा की, उनके चाहने वालों की। तो ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक से। इससे पहले हमने आपको भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें भी दिखाई थी, वो भी जश्न मना रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमने जो अपेक्षा, जो उम्मीद की, उसी के अनुरूप परिणाम आ रहे हैं। तो हरियाणा में कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। ये तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। रोहतक भी अपने आप में हॉट सीट, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का दावा था। सीएम नायब सिंह सैनी एक आंकड़ा दे रहे थे कि हम 1 लाख से जीतने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब खुद मैंने इंटरव्यू किया, तब भी उन्होंने कहा था कि 70,000 से हम रोहतक की सीट जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जीतते नजर आ रहे हैं एक बहुत बड़े अंतर के साथ। तो हरियाणा न्यूज, एक बड़ी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज को देखते हुए जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रोहतक से दिखा रहे हैं, किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को उनके चाहने वालों ने कंधों पर उठा लिया, आप देखिए। और लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते, हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये उत्साह, ये ऊर्जा वाकई देखते ही बन रहा है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार हो, अगर वो जीतता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों, उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं में वाकई खुशी देखी जाती है। तो ये जीत की ओर बढ़ते दीपेंद्र हुड्डा, जश्न मनाते दीपेंद्र हुड्डा, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दीपेंद्र हुड्डा। तो लगातार हरियाणा न्यूज देखिए सुबह 6 बजे से कवरेज दिखा रहे हैं। हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब हरियाणा के दिग्गज, हरियाणा के बड़े नेता बड़ी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, वोट काउंटिंग देख रहे हैं, अलग अलग सीटों पर परिणाम की ओर बढ़ते हरियाणा को देख रहे हैं। और ये तस्वीरें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को आप देख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के बीच गले लगते, हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते, भावुक भी नजर आ रहे हैं दीपेंद्र। ये तस्वीरें दीपेंद्र हुड्डा की। इनसे पहले हमने आपको ये भी देखा किस तरह से इनकी पत्नी ने तिलक लगाकर बधाई भी इन्हें दी है। तो ये रोहतक से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को आप देख रहे हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया भी भूपेंद्र हुड्डा, आनंद सिंह दांगी किस तरह से हरियाणा न्यूज की टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हुए जश्न मना रहे थे। अब दीपेंद्र को आपने देखा। गुड़गांव में लगातार राव का मार्जिन बढ़ रहा है, राजबब्बर आगे रहे। एक टाइम वो भी हमने देखा जब काफी बड़े अंतर से आगे थे, उसके बाद ये अंतर कम हुआ, लगभग बराबर आए, राव आगे निकले और आगे ऐसे निकले कि अंतर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी दावा कर रही थी कि जब बादशाहपुर या गुरुग्राम की बारी आएगी तब राव आगे निकलेंगे ही निकलेंगे।
और वाकई सही साबित भी होता नजर आ रहा है। 63,000 से ज्यादा की बढ़त ले ली है राव ने।